नमस्कार साथियों, वेद अकेडमी परिवार में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि विदिता आपको कि वेद अकेडमी की तरफ से बीएसटीसी टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। इसके 10 क्वेश्चन टेस्ट सीरीज के टीचिंग एप्टीट्यूड के अपन ने पहले कर लिए थे। आज अगले 10 प्रश्न लेकर के मैं आपके सामने आया हूँ। सीधी बात, नो बकवास। वेद अकेडमी हमारे लिए खास, आपके पास समय कम है, इसलिए जल्दी जल्दी अपन कम समय में पूरा करने की कोशिश करेंगे। इसलिए मेरे साथ अपनी गति को बनाए रखे। मैं आपका अपना सीपी सर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। शिक्षण अधिगम सामग्री का चयन करते समय एक शिक्षक को सबसे पहले किस मानदंड पर विचार करना चाहिए? तो शिक्षण के लिए हम टीएलएम जो बनाते हैं उसके चयन के लिए पूछा गया है। सबसे पहले ऑप्शन आएगा, सामग्री कितनी महंगी और आधुनिक है ताकि विद्यालय की प्रतिष्ठा समाज में बढ़ सके। हाँ भाई, ये जमाना है कि जो दिखेगा वो बिकेगा, लेकिन ये अपने वैसा नहीं करना है। सामग्री कितनी प्रासंगिक है और शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करने में कितनी प्रभावित हुई, वास्तव में शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करें, ये हमारे सामने होना चाहिए। पर सामग्री को तैयार करने में शिक्षक को कितनी मेहनत करनी पड़ती है? तो कम मेहनत तो शिक्षक को भी करनी नहीं है। शिक्षक को तो डबल मेहनत करनी है, 4 गुना मेहनत करनी है। मैं एक कक्षा में 20 बच्चे हैं तो उसको 20 गुना मेहनत करनी है। फिर है ऑप्शन डी, क्या वह सामग्री छात्रों को केवल मनोरंजन प्रदान करेगी, भले शिक्षा से संबंधित नहीं है? तो विषय संबंधित है वो ऐसे का काम नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी अपने पास आंसर सही हो गया कि किस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी अपने को अपने उद्देश्य को पूरा करेगा। टीएलएम अपने उद्देश्य को पूरा करेगी। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, सामाजिक संवेदनशीलता विकसित करने के लिए एक शिक्षक को छात्रों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए? किससे संबंधित है ये? सामाजिक संवेदनशीलता से संबंधित है। अपने समाज की बुराई से दूर रखना चाहिए ताकि उनके कोमल मन पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़े। अच्छी बात है, बुराई से दूर रहना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम उनसे बिल्कुल दूर हो जाए। लेकिन फिर भी ठीक है, मानते हैं। आगे चलते हैं, देखिए क्या है। छात्रों को केवल किताबी ज्ञान देना चाहिए, क्योंकि सामाजिक शिक्षा देना केवल माता पिता का उत्तरदायित्व है। केवल किताबी ज्ञान देना शिक्षक का काम नहीं है, उसे सारा ज्ञान देना शिक्षक का कार्य है। फिर ऑप्शन नंबर सी, उन्हें विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर विवाद करना और सामुदायिक सेवा कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेने की प्रेरित करना चाहिए। तो अच्छी बात है। वाद विवाद करने से उनके दिमाग में पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी नहीं है। फिर ऑप्शन डी, कक्षा में जाति और धर्म के आधार पर समूह बनाना ताकि छात्र अपने पहचान के प्रति जागरूक हो सके। तो जाति और धर्म के आधार पर हमें समूह नहीं बनाने चाहिए। तो ये बात बिल्कुल गलत हो गई। तो ऑप्शन नंबर अपने पास सबसे ज्यादा सही कौन सा आया? ऑप्शन नंबर सी। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अपने पास है क्वेश्चन नंबर 14, शिक्षण अभिक्षमता का 14 क्वेश्चन नंबर 13वां क्वेश्चन। यदि आपको किसी ऐसे विद्यालय में नियुक्त किया जाता है जहां संसाधन अत्यंत सीमित है, तो आप अपने शिक्षण प्रभावशीलता कैसे बनाए रखेंगे? उसमें ऑप्शन नंबर है, संसाधनों की कमी का बहाना बनाकर शिक्षण कार्य को न्यूनतम कर देंगे। न्यूनतम करना ही नहीं, अपने को तो बढ़ाना है। छात्रों से कहेंगे कि वे स्वयं अपने संसाधनों आवश्यक सामग्री घर से खरीद कर लाए, ला सकते हैं, लेकिन अपने को नहीं करना है। फिर केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करेंगे, क्योंकि बिना तकनीकी संसाधनों के कोई अन्य विधि सफल नहीं हो सकती। देखो, केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करेंगे तो शिक्षण उबाऊ हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक नहीं रहेगा। ये भी अपने को नहीं करना है। ऑप्शन नंबर डी, स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कम लागत वाली सामग्री का उपयोग करके नवाचारी शिक्षण विद्या विकसित करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी अपने पास आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। धड़ाधड़ से धड़ाधड़ आपके प्रश्न करने हैं अपने को। और क्वेश्चन नंबर 14 है, एक शिक्षक के रूप में आपकी दृष्टि में शिक्षा का मूल लक्ष्य क्या होना चाहिए? वो शिक्षा का मूल लक्ष्य है अपने कहीं पर भी टॉपिक नहीं है शिक्षा, लेकिन शिक्षण वाले ही शिक्षण अधिगम वाले टॉपिक से ही प्रश्न पूछ कर गए और अपने शिक्षा टॉपिक अपने अच्छी तरह से पढ़ा है। इसलिए आपको ध्यान रखना है, ऐसे प्रश्नों में आपको घबराना नहीं है कि ना। किसी गाइड वगैरह में नहीं मिलोगे, सीधा सीधा शिक्षण अधिगम वगैरह आदि चीजें मिलती है, तो आपको ध्यान सावधानी पूरा अपने नोट्स को अच्छी तरह से एक बार पढ़ लेना है। फिर देखते हैं ऑप्शन नंबर 1, छात्रों केवल सरकारी नौकरी प्राप्त करते हैं। केवल सरकारी नौकरी तो बहुत गलत बात होगी, और योग्य बनाना ताकि उनका आर्थिक भविष्य सुरक्षित हो सके, अच्छी बात है। लेकिन केवल सरकारी नौकरी की वजह से ये आंसर क्या हो गया? सही होते हुए गलत हो गया। फिर छात्रों में आलोचनात्मक सोच, मान्य मूल्य और आत्मनिर्भरता विकसित करना ताकि वे समाज के जिम्मेदार नागरिक बन सके। तो ये बहुत अच्छी बात है। फिर आगे चलते हैं, छात्रों को अधिक से अधिक सूचना याद करवाना ताकि वे प्रतियोगी परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त कर सके। हाँ, ये बात तो सही है, लेकिन केवल अधिक से अधिक सूचना याद करवाना पर्याप्त नहीं है। छात्रों को केवल अनुशासन और आज्ञाकारिता सिखाना ताकि व्यवस्था के प्रति प्रश्न उठाए। हाँ, अनुशासन और आज्ञाकारिता तो अपने को सिखानी है, लेकिन किसी व्यवस्था के प्रति प्रश्न नहीं उठाए, तो ये बात तो गलत है। इसलिए आंसर अपने पास कौन सा हो गया? आंसर नंबर बी। अपने पास हो गया आंसर नंबर बी। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नता को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? विभिन्नता के बारे में पूछा गया था। छात्रों की क्षमताओं और रुचियों के आधार पर लचीले समूह बनाना और विविध अनुदेशन का प्रयोग करना। आंसर नंबर सही है। आगे और देखते हैं, सभी छात्रों के लिए एक ही शिक्षण विधि और एक ही प्रकार के गृह कार्य निर्धारित करना, ये गलत होगा। विभिन्नता फिर नहीं रहेगी। कम बुद्धि वाले छात्रों को अलग अलग कक्षा में भेजना ताकि मेधावी छात्रों के समय बर्बाद नहीं कर सके, तो ये तो गलत हो गया। यहाँ पर भी कम औसत छात्रों की गति के अनुसार पढ़ाना, क्योंकि अधिकांश छात्र इस श्रेणी में आते हैं। केवल औसत छात्रों के अनुसार पढ़ाएंगे तो बाकी छात्रों के अनुसार नहीं पढ़ाएंगे क्या अपन? हमें हम हर छात्र के अनुसार से पढ़ाना पड़ेगा। हाँ, ये है कि ज्यादातर हमें औसत छात्रों के अनुसार पढ़ेंगे। ज्यादातर छात्र कैसे होते हैं? औसत होते हैं। इसलिए यहाँ पर आंसर हमारा हो गया ऑप्शन नंबर नाम ऑप्शन ए।
फिर आगे देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 16। एक समावेशी कक्षा में जहाँ विभिन्न बौद्धिक क्षमताओं वाले विद्यार्थी मौजूद है, एक शिक्षक के रूप में आप व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत को लागू करने के लिए निम्नलिखित में किस जटिल रणनीति का चयन करेंगे। अपने पास ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए में क्या है, देखेंगे कि प्रत्येक छात्र की विशिष्ट अधिगम शैली, संज्ञानात्मक स्तर और सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि ज्ञान विश्लेषण कर उनके लिए पृथक चुनौती और लचीली शिक्षण योजनाओं का निर्माण करना। तो ये बात सही है। फिर समग्र कक्षा के लिए एक मानक समान मानक पाठ्यक्रम मूल्यांकन पद्धति का कड़ाई से पालन करना ताकि प्रतिस्पर्धा के भावना विकसित हो सके। एक समान मानक पाठ्यक्रम थोड़ा ठीक नहीं है। केवल उन प्रतिभाशाली छात्रों पर ध्यान केंद्रित करना जो कक्षा के औसत प्रदर्शन को ऊपर उठा सकते हैं और कमजोर छात्रों को उनके हाल पर छोड़ देना। केवल प्रतिभाशाली पर ध्यान देना तो ऐसा नहीं है, और छात्रों कमजोर को कभी भी हम हाथ नहीं छोड़ते हैं। हाँ, हमारे कमजोर बच्चों का हम कभी हाथ नहीं छोड़ते, तो आपको भी अपने कमजोर बच्चों का भी हाथ नहीं छोड़ना है। फिर है पाठ्य पुस्तकों घटना पर आधारित ज्ञान को प्राथमिकता देना और छात्रों को केवल वही सीखने के लिए प्रेरित करना जो पिछली परीक्षा में बार बार पूछा गया है। केवल परीक्षाओं के अंदर बार बार पूछा गया है, ये उपयुक्त नहीं है। हाँ, उनको घटने पर आधारित तो बिल्कुल नहीं सिखाना है। इसलिए आंसर इसका क्या हो गया, सबसे ज्यादा बढ़िया आंसर हो गया आंसर नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। यदि आपको कक्षा एक अत्यंत मेधावी छात्र है, अचानक अनुशासनहीन व्यवहार कर रहा है और आपको लगता है कि शिक्षण गतिविधि में उसने रुचि लेना बंद कर दिया है, तो एक मनोवैज्ञानिक शिक्षक के तौर पर आपका सबसे उपयुक्त कदम क्या होगा। देखो, शिक्षक तो मनोवैज्ञानिक होता ही होता है। आपका क्या उपयुक्त आपका क्या वहाँ पर स्टेप होगा, आपका क्या आंसर होगा। देखिए, उसे कक्षा के सामने कठोर दंड देना ताकि अन्य छात्र भविष्य में इस प्रकार व्यवहार करने से पहले 10 बार सोचे। तो कठोर दंड तो बिल्कुल नहीं हो सकता। छात्र ने माता पिता को तुरंत विद्यालय बुलाकर उसे शिकायत करना और उसे विद्यालय से निलंबित करने की चेतावनी देना। हाँ, व्यवहारिक जीवन में यह काम अपन कर सकते हैं, लेकिन टीचिंग एप्टीट्यूड के नियमों के मानकों के अनुसार ये भी हमारे पास आंसर नहीं है। करना जो सब शिक्षक को ही करना है। छात्र के इस व्यवहार के अंतर्निहित कारणों जैसे पारिवारिक तनाव, मानसिक दबाव या पाठ्यक्रम में अरुचि का सहानुभूतिपूर्ण पता लगाएंगे और उचित परामर्श से प्रदान करेंगे। ये सब काम हमें ही करना है। तो आंसर ये हो गया। लेकिन आगे और देखते हैं, और कोई आंसर हो तो उसके व्यवहार को पूरी तरह से उपेक्षा करना, क्योंकि मेधावी छात्र समय के साथ स्वयं में अपनी गलतियों को सुधार लेते हैं। हाँ, सुधार तो लेते हैं, लेकिन अपेक्षा हम नहीं करेंगे, वरना वह बात छात्र क्या होगा, पिछले बालकों की श्रेणी में आ जाएगा और धीरे धीरे काफी पिछड़ जाएगा। इसलिए हमें उसे हाथों हाथ में करना है। और आंसर ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर बिल्कुल सही हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। 18 के नंबर क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है, सतत व्यापार मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान जब शिक्षक के लिए ये क्यों आवश्यक है कि वो केवल शैक्षिक परिणामों के बजाय छात्र के व्यवहारिक और शैक्षिक नहीं पहलुओं पर भी जोड़ दे। देखो, सीसी है, आपसे बता दूं सीपीवी नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि हमें बताना है कि वो सारी चीजें क्यों जरूरी है सीसी में, क्योंकि यह प्रक्रिया शिक्षक के कार्यभार को कम कर देती है। शिक्षक का कार्यभार तो कम होता ही नहीं है, कोई नई चीज आती है शिक्षक का कार्यभार तो और ज्यादा बढ़ जाता है। उसे छात्र अंकों के साथ हेल्प पेयर करने की सुविधा प्रदान करती है। ये तो बात गलत हो गई। फिर ताकि छात्र केवल खेलों और सांस्कृतिक कार्यक्रम में व्यस्त रहे और मुख्य विषयों के कठिन अध्यायों को पढ़ने से बच सके। केवल खेलों में नहीं रहना है और मुख्य अध्याय उनको उनसे बचना भी नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। या छात्र के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास, जो नाम आ गया सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण विकास आते हैं अपने दिमाग खुल जाना चाहिए। सर्वांगीण विकास ही करना बच्चे का अपने को। उसमें क्या है, मानसिक शारीरिक और भावात्मक तीनों चीजें आ गई का सटीक आकलन करने के लिए उनकी छिपी हुई प्रतिभा को निखारने में सहायक होता है। तो आंसर ये सही होगा। आगे भी देखना, लेकिन क्योंकि शिक्षा बोर्ड ने इसे अनिवार्य कर दिया है, शिक्षक केवल केवल कागजी खाना पूर्ति नहीं करनी है अपने को, इसलिए आंसर नंबर अपने पास की वजह आंसर नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ अपन चलते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आधुनिक शिक्षण व्यवस्था के लोकतांत्रिक शैली को सबसे प्रभावी क्यों माना जाता है, विशेषकर तब जब कक्षा में निर्णय लेने की प्रक्रिया की बात हो। तो बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन देखते हैं, क्योंकि इसमें शिक्षक की कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी पड़ती और वह सारा निर्णय छात्रों की इच्छा पर छोड़कर मुक्त हो जाता है। शिक्षक को तो मुक्त होना ही नहीं है। लोकतांत्रिक शैली शिक्षक को कक्षा पर तानाशाही नियंत्रण रखने की अनुमति देती है। लोकतांत्रिक का तो फिर तानाशाही नियंत्रण कैसे होगा, हो ही नहीं सकता। हटाइए। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को केवल बातों को करने का अवसर देना है ताकि पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए शिक्षक को अधिक मेहनत न करनी पड़े। शिक्षक को तो 4 गुना मेहनत करनी है, एक कक्षा में 20 छात्र तो उसे 20 गुना मेहनत करनी है। ये आंसर भी अपना गलत हो गया। यह छात्रों में उत्तरदायित्व की भावना, आलोचनात्मक सोच और परस्पर सहयोग को बढ़ावा देता है, जिससे अधिगम का वातावरण अधिक प्रयोजनमंद बन जाता है। आंसर अपने पास हो गया डी सही। देखिए, आपको ऑप्शन देखते रहना है। ऑप्शन देख करके जो नेगेटिव है, जो आंसर नहीं हो सकता उसे हटाते जाइए। आपके पास बिल्कुल आंसर जो है वो आंसर बच जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आज का अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20। कल्पना कीजिए कि आपकी कक्षा में संप्रेषण के दौरान कुछ छात्र शोर कर रहे हैं। इस बाधा को दूर करने और प्रभावी संदेश भेजने के लिए आप किस तकनीक कौशल का उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर अपने पास है ए, अपनी आवाज को इतना ऊंचा करना कि छात्रों को शोर को दबा दे, बेचारे बच्चे डर जाएंगे और चिल्लाते हुए आप अपने व्याख्यान जारी करना। ऐसा कभी भी नहीं करना है। और कक्षा को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर देना और प्राचार्य से उन सभी छात्रों की सूची बनाकर उन्हें दंडित करने का आग्रह करना। तो ऐसा कुछ नहीं करना, दंड तो हमें देना ही नहीं है, उन्हें समझाना है। भले ही अपने शिक्षण विधि में अचानक बदलाव लाना,
दृश्य से सामग्री का उपयोग करना और छात्रों को चर्चा में सक्रिय रूप से शामिल करना, उनका ध्यान आकर्षित करना। तो ये बिल्कुल सही आंसर ये हो गया अपने पास। आगे और देखते हैं। शांत होकर बैठ जाना, तब तक कुछ ना बोलना जब तक कि छात्र खुद तक शांत ना हो जाए, चाहे इसमें पूरा कालांश क्यों न चला जाए। तो ये आपका पूरा कालांश चला जाएगा। वास्तव में बच्चे शांत नहीं होंगे, क्योंकि एक बार कोई बोलेगा, दूसरी बार कोई बोलेगा, तीसरी बार कोई बोलेगा। इस तरह से आप अपना समय भी खराब करेंगे, बच्चों का समय भी खराब करेंगे, और अच्छे शिक्षक की ये निशानी नहीं है। इसलिए हमें ऐसी शिक्षण विधि का विकास करना है, ऐसे और ऐसे सामग्री का में प्रयोग करने का बच्चा इंटरेस्ट ले ले और वो अपना ध्यान उसका पूरा क्लास की तरफ हो जाए। इस प्रकार अपन देखते हैं कि आज के हमारे 10 प्रश्न हो गए। आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे, और काफी लेंथी प्रश्न है, लेकिन आंसर इनके बहुत आसान है। इसलिए हमें बड़े प्रश्न देकर के परीक्षा में भी नहीं घबराना है। अपना पूरा बेस्ट अपने को देना है। 20 तारीख को होने वाले एग्जाम के लिए आपको एक बार फिर से वेद एकेडमी परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। अगले पार्ट में जल्दी मिलेंगे।